my name is Sakshi and we are doing microeconomics. आज हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के ही चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं और इसीलिए अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से जाकर देख कर आइए। शुरू करते हैं एक छोटे से रिकैप के साथ। प्रीवियसली ऑन द क्यूरियस स्कॉलर हमने देखा था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने के लिए दो अप्रोचेस होती थी, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। हमने लास्ट टाइम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को स्टार्ट किया था और आज हम उसे खत्म करेंगे। तो क्या थी ये कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच? ये वो अप्रोच थी जिसके अनुसार हम किसी भी कमोडिटी की यूटिलिटी को यानी कि उससे मिलने वाली सैटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते थे। कैसे मेजर कर सकते थे? न्यूमेरिकल टर्म्स में, और इसीलिए उसका यूनिट होता था यूटिल्स। परफेक्ट। नेक्स्ट हमने सीखा था मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी के बारे में। किसी भी कमोडिटी का एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से आपको जितनी भी एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलती है या जितनी भी एक्स्ट्रा सैटिस्फैक्शन मिलती है उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। और इसी तरह से अभी तक के जितने भी यूनिट्स हमने कंज्यूम किए हैं उन सबसे मिलने वाली सैटिस्फैक्शन को अगर हम टोटल कर दें तो उसे टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। उसके अलावा हमने रोहित का पिज्जा वाला एग्जाम्पल देखा था, जिसमें जब वो फर्स्ट स्लाइस खाता है तो उसे 100 यूटिल्स जितनी यूटिलिटी मिलती है और उसके बाद सेकंड स्लाइस पे 80, थर्ड स्लाइस पे 50, फोर्थ स्लाइस पे 20, ऐसे यूटिलिटी कम होती जाती थी। कौन सी? मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्यों हो रहा था? क्योंकि रोहित का पेट भी भरता जा रहा था और उसकी पिज्जा की क्रेविंग भी खत्म होती जा रही थी, और जैसे जैसे उस कमोडिटी की नीड खत्म होती थी उससे मिलने वाली सैटिस्फैक्शन भी कम हो जाती थी। ये कॉन्सेप्ट हर तरह की कमोडिटी पे कॉमन होता है कि जैसे जैसे आपका कंजम्पशन बढ़ता जाता है आपकी उस चीज के लिए नीड कम होती जाती है और इसीलिए आपकी सैटिस्फैक्शन कम होती जाती है हर एक सक्सेसिव यूनिट से। और इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एकदम नाम में ही मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जाना। तो रीड कर लेते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट as we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each successive unit will go on decreasing. जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे हमारी हर एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाली एडिशनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। बस यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको ना प्रोफेसर गॉसिन ने निकाला था, एक जर्मनी के इकोनॉमिस्ट थे, और इसीलिए इसे गॉसिन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे सैटिस्फैक्शन की बात हो रही है, इसीलिए इसे फंडामेंटल लॉ ऑफ सैटिस्फैक्शन भी कहते हैं और फंडामेंटल साइकोलॉजी लॉ भी कहते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर से डील करता है। तो ये हो गया लॉ ऑफ डीएमयू। अब क्योंकि ये एक लॉ है तो ये मोस्टली हर एक कमोडिटी पे अप्लाई होता है। ऑफ कोर्स इसमें भी एक्सेप्शंस तो होते ही हैं, जैसे बिंज वॉचिंग को ही ले लो। अब किसी 8 एपिसोड्स की सीरीज में आपको 7th एपिसोड से जितनी सैटिस्फैक्शन मिली होगी आपको 8th एपिसोड से उससे ज्यादा ही मिलने वाली है, क्योंकि वहां पे आपकी स्टोरी खत्म हो गई, क्लिफ हैंगर पे नहीं है, राइट? तो ऐसे 1-2 इंस्टेंसेस हो सकते हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं अप्लाई हो रहा हो, लेकिन यूजुअली ये हर तरह के कमोडिटी के कंजम्पशन पे अप्लाई होता है। अब इकोनॉमिक्स के हर कॉन्सेप्ट की तरह ये वाला कॉन्सेप्ट भी अपने खुद के अजम्पशंस लेकर आता है। बहुत इजी है, फट से याद हो जाएंगे। देखो, पहला तो हमें पता ही है, हम मान रहे हैं कि ये कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, मतलब यहाँ पे हम सैटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं। बस यही हमारा पहला अजम्पशन है। दूसरा, हम मानते हैं कि हम अपनी सैटिस्फैक्शन को या अपनी यूटिलिटी को मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम हमने लिया था 1 यूटिल इज इक्वल टू 1 रुपी। तीसरा, यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट है कि हम रीजनेबल क्वांटिटी की बात कर रहे हो, मतलब जैसे आप मैंगो जूस के कंजम्पशन की बात कर रहे हो तो आप एक बारी में 1 ग्लास मैंगो जूस पियोगे तो उसे 1 यूनिट मानोगे। ऐसा नहीं कि चम्मच भर के मैंगो जूस पिया और उसे बोल रहे हो 1 यूनिट हो गया, फिर दूसरा यूनिट कंज्यूम करें क्योंकि दूसरा चम्मच। तो हो सकता है ना आपकी यूटिलिटी ऊपर नीचे होती जाए, चम्मच से कौन जूस पीता है। चौथा हमारा है कि कंजम्पशन कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब देखो, मान लो कि तुमने सुबह उठकर 1 ग्लास ऑरेंज जूस पिया, ठीक है, फिर दोपहर में गर्मी लग रही थी इसलिए एक और ग्लास ऑरेंज जूस पी लिया। अब क्योंकि गर्मी लग रही थी तो इसलिए उस वाले ऑरेंज जूस के ग्लास से तुम्हें ज्यादा सैटिस्फैक्शन मिली एज कम्पेयर टू सुबह वाला ग्लास। फिर तुम शाम को मान लो खेलने गए, वापस आए, बहुत थके हुए थे, तुमने 1 ग्लास और ऑरेंज जूस पी लिया और ये वाले में तो मजा ही आ गया एकदम। तो तुम जाकर इकोनॉमिक्स से कहते हो कि भाई देखो, तुमने तो कहा था मेरी सैटिस्फैक्शन कम होगी, ये तो बढ़ती ही जा रही है। इकोनॉमिक्स टेंशन में आ गई तो उसने एक नया रूल निकाल दिया कि भाई कंजम्पशन कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब बैक टू बैक 4 ग्लास ऑरेंज जूस पी के दिखाओ, मजा ले कि तुम्हारा सैटिस्फैक्शन बढ़ जाए। तो ये था हमारा चौथा असम्पशन, कंटिन्यूअस कंजम्पशन।
नेक्स्ट पे आते हैं, हम मान रहे हैं कि देयर इज नो चेंज इन क्वालिटी, यानी कि अगर तुम पहली आइसक्रीम सॉफ्टी खाते हो और दूसरी आइसक्रीम स्कूप्स खाओगे तो हो सकता है ना कि तुम्हारी सेटिस्फैक्शन बढ़ जाए क्योंकि तुम्हें स्कूप ज्यादा पसंद थे। अब तीसरे टाइम पे मान लो मैं आइसक्रीम केक ही उठा के ले आती हूँ तो वो तो बहुत ही ज्यादा पसंद है, एटलीस्ट मुझे तो बहुत पसंद है, मेरी तो सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, जो चीज पहले कंज्यूम कर रहे थे वही अब कंज्यूम करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा पांचवा असम्पशन। उसके अलावा हमारा असम्पशन है कि एक रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए, यानी कि कोई ऐसा कंज्यूमर जो सोच समझ के डिसीजंस ले पाए और इन दिस केस वो बता पाए कि कब उसकी सेटिस्फैक्शन कितनी है। अब अगर आप किसी बच्चे से पूछोगे तो वो तो 2 आइसक्रीम खाने के बाद भी बोलेगा ना कि मुझे तीसरी आइसक्रीम खानी है, उसे थोड़ी पता है बाद में जब गला खराब होएगा तो घर वालों को ही झेलना है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया कि एक रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके कंजम्पशन को आप ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, इसके अलावा एक और बात हम मानते हैं कि हमारी कमोडिटी का प्राइस और हमारे कंज्यूमर की इनकम, ये दोनों चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए, क्योंकि ये ऊपर नीचे होती जाएगी तो पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। ये तो हो गए सारे के सारे लॉ ऑफ डीएमयू के असम्पशंस। एक बार इसको ग्राफ पे भी देख लेते हैं। अब हम एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड लेते हैं, या हमारे एग्जांपल में नंबर ऑफ पिज्जा स्लाइसेस कंज्यूम्ड, और वाई एक्सिस पे मार्जिनल यूटिलिटी दिखा देते हैं। तो अगर हम एमयू का कर्व देखें खाली तो उसमें भी हमें पता चल जाता है कि जब 2 यूनिट्स कंज्यूम हो रहे थे तब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 80 थी, लेकिन जब 4 यूनिट्स कंज्यूम होने पे आए तो मार्जिनल यूटिलिटी 20 हो गई, 5 यूनिट्स पे तो 0 हो गई और 6th यूनिट पे तो भाई नेगेटिव ही चली गई। तो अगर हमारे पास डेटा नहीं होता या टेबल्स नहीं होती तो भी हम सिर्फ ग्राफ को देख के बता सकते थे कि ये एक डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी है जो कि डिक्रीज हो रही है। बस वही तो कह रहा था हमारा लॉ ऑफ डीएमयू हो गया। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, हमें पता है कि टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटीज का एडिशन होती है, राइट, इनका सम होती है। तो इसीलिए मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व है उसके नीचे का एरिया, वहां से लेके एक्स एक्सिस तक का ये वाला ट्राइंगुलर एरिया, ये टोटल यूटिलिटी कहलाता है। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो। अब ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ये 5 यूनिट्स तक की टोटल यूटिलिटी बता रहे हैं, और अगर हमें 6 यूनिट की चाहिए तो 6th वाले यूनिट वाले छोटे ट्राइंगल को माइनस कर देंगे। ये आपको कभी एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है। एमसीक्यू से याद आया, हमारी क्विज का टाइम हो गया है। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, there should be dash between the consumption of one unit and another unit. A, equal time gap. B, no time gap. C, long time gap. D, all of these. जल्दी से जाके आंसर कमेंट्स में लिख देना, हम बाद में डिस्कस करते हैं। तब तक आगे बढ़ते हैं। देखो, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, हमें अभी तक क्या पता है? हमें पता है कि एक ऐसा टाइम होता है जब कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होती है, उसे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब वो कैसे होगी? हमें लॉ ऑफ डीएमयू के अनुसार पता है कि जैसे ही किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ता है उसके हर सक्सेसिव यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाती है। उसके अलावा हमें पता है कि हमारे पास बची हुई इनकम भी तो कम होती जाएगी, क्योंकि हमें हर एक यूनिट के लिए पे करना पड़ता है। तो एक कंज्यूमर क्या चाहेगा? एक कंज्यूमर चाहेगा कि जो उसका एक्सपेंडिचर है वो भी कम होता रहे, एकदम सबसे कम वाला खर्चा हो उसका, और उसे सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम मिल जाए। जब कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे उसका एक्सपेंडिचर कम हो रहा है और सेटिस्फैक्शन ज्यादा हो रही हो, उस पॉइंट को हम कहेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे। वो पॉइंट बेस्ट पॉइंट होगा ना उसके लिए। यहां तक समझे? अब हम सिंगल कमोडिटी में देखते हैं कि मान लो मार्केट में एक ही कमोडिटी है और कंज्यूमर के पास जितनी भी इनकम है उसको सारी उसी कमोडिटी पे लुटानी है। अब उसे ये देखना है कि वो और यूनिट्स खरीदे या नहीं खरीदे, बस। तो यहाँ पे 2 चीजें देखनी थी हमें, पहली सेटिस्फैक्शन, दूसरी एक्सपेंडिचर, या फिर अगर एक कमोडिटी की टर्म्स में बात करें तो पहली मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरी प्राइस। तो इकोनॉमिक्स कहती है कि एक सिंगल कमोडिटी के केस में कोई भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होगा? तब होगा जब एक यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी उस यूनिट के प्राइस के बराबर होगी। अब हम कैसे मान ले? चलो देखते हैं, अगर ऐसा ना होता तो क्या होता। मान लो कि मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज्यादा होती। मान लेते हैं कि मुझे किसी 4 रुपीज की कमोडिटी में 8 रुपीज जितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो क्या होगा? तो मैं उस कमोडिटी को और कंज्यूम करूंगी क्योंकि मुझे कम खर्चे में ज्यादा फायदा मिल रहा है। मैं और कंज्यूम करूंगी, नेक्स्ट यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी डाउन हो जाएगी, और करूंगी और डाउन हो जाएगी। वो तब तक होती रहेगी और मेरा कंजम्पशन तब तक बढ़ता ही रहेगा जब तक कि मेरा मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर नहीं आ जाता। जब मुझे 4 रुपीज की कमोडिटी से 4 रुपीज जितना ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा तब जाके मैं रुक जाऊंगी, है ना?
वहीं दूसरी तरफ अगर मान लो कि हमारा प्राइस मार्जिनल यूटिलिटी से ज्यादा होता, मतलब कि 8 रुपीज स्पेंड करके अगर हमने कोई यूनिट खरीदा था और उससे हमें 4 रुपीज जितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे भाई ज्यादा नहीं खरीद लिया, इतना तो कुछ फायदा भी नहीं हुआ। तो कोई भी रैशनल कंज्यूमर की तरह हम लोग भी अपना कंजम्पशन नेक्स्ट टाइम से कम करते जाएंगे। कब तक कम करेंगे, जब तक कि हमें एटलीस्ट 8 रुपीज की कमोडिटी के लिए 8 रुपीज जितनी सेटिस्फैक्शन तो मिले ना। अगेन हम लोग कब रुके, जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर हो गई। ये एक पॉइंट होता है जब एक कंज्यूमर रिस्क के पोजीशन पे आ जाता है या फिर इक्विलिब्रियम में आ जाता है। इसको वर्ड्स में देख लेते हैं। इन कंजम्पशन ऑफ अ सिंगल कमोडिटी अ कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द कमोडिटी इज इक्वल टू द प्राइस पेड फॉर द कमोडिटी। अब हम इस बात को भी ग्राफ पे अप्लाई करके देखते हैं। देखो पहली चीज एक हम देख लेते हैं कि हमने देखा था मार्जिनल यूटिलिटी को 1 यूटिल इज इक्वल टू 1 रुपी की फॉर्म में। हम चाहें तो कुछ और भी ले सकते हैं और उसमें भी कन्वर्ट करना इजी होगा। कैसे कन्वर्ट करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी क्या होगी, योर मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी। जैसे हमारे वाले एग्जाम्पल में 1 रुपी 1 यूटिल के बराबर था, तो इसीलिए फर्स्ट यूनिट के केस में जहां मार्जिनल यूटिलिटी 100 यूटिल्स है, वहां पे 100 अपॉन 1 100 रुपीज भी हो गई। इस तरह से अब आ जाते हैं ग्राफ पे। तो हमने मार्जिनल यूटिलिटी कर्व तो पहले से ही बना के रखा था। उसके अलावा हमारी ये वाली कंडीशन कह रही थी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे तब होगा जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर होगी। इसीलिए हमने एक प्राइस की लाइन भी बना ली। अब प्राइस तो 20 का 20 ही रहेगा, इसीलिए वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगी। ठीक है, अब जैसा कि हम लोग देख सकते हैं ये दोनों 4 यूनिट्स पे मिल रहे हैं, दैट इज 4 यूनिट्स पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं और इसीलिए वो पॉइंट होगा जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा। मतलब यहाँ पे कंज्यूमर को 4 यूनिट्स कंज्यूम करने चाहिए। है ना एकदम इजी सा, कुछ है ही नहीं। एक मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व बना दिया, एक प्राइस का कर्व बना दिया, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट हुए वहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे, डन। ये सारी थी सिंगल कमोडिटी की बात। अब देखते हैं अगर 2 कमोडिटीज होती तो क्या होता। वापस आ जाते हैं रोहित पे। ये रोहित है। अब रोहित को चूज करना है कि क्या वो चॉकलेट चिप कुकीज खरीदे या फिर चॉकलेट कपकेक्स खरीदे। अब इनकम तो उसके पास है और उसे अपनी इनकम इन दोनों पे स्पेंड करनी है। किस रेशियो में स्पेंड करे, क्या खरीदे और कितना खरीदे, बस वही सब उसे सोचना है। अब पे दोनों चीजों के प्राइसेस ले लेते हैं। तो मान लो कि हमारी चॉकलेट चिप कुकीज 5 रुपीज पर कुकी पे बिक रही है और हमारे कपकेक्स चलो 5 रुपीज पर कपकेक पे ही बिक रहे हैं। ठीक है, अब रोहित अपना वॉलेट चेक करता है और उसमें उसे मिलते हैं 25 रुपीज। लेट्स सी कि वो अपने 25 रुपीज को कैसे स्पेंड करेगा। अब रोहित ने ना एक चार्ट बना लिया कि उसे कुकीज में एडिशनल यूनिट्स खाने से कितनी यूटिलिटी मिलती है या कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है और कपकेक्स खाने से कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है हर यूनिट पे। आई नो राइट, वियर्ड। एनीवेज, अब ताकि उसका डेटा कंपेरेबल रहे इसलिए उसने मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी निकाल लिया। वो कैसे निकाला, अपनी मार्जिनल यूटिलिटी जो भी थी अपॉन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जैसे कुकीज के केस में उसने फर्स्ट मार्जिनल यूटिलिटी ली, दैट इज 100 डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दैट इज 5। तो 100 डिवाइडेड बाय 5, उसका रेशियो आ गया 20। इसी तरह से कपकेक्स के केस में उसने फर्स्ट वाले को लिया 80 डिवाइडेड बाय उसका प्राइस 5, तो 80 डिवाइडेड बाय 5 16। ऐसे करके उसने सबकी वैल्यूज निकाल ली। अब वो देखने बैठा। देखो उसने देखा कि अगर वो एक कुकी खाता है तो उसे पर रुपी 20 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिलेगी, लेकिन अगर एक कपकेक खाता है तो सिर्फ 16 की मिलेगी। तो ऑब्वियसली वो कुकी खाएगा, तो इसलिए उसने अपने फर्स्ट 5 रुपीज कुकी पे स्पेंड कर दिए। ठीक है, फिर वो देखने लगा क्या वो दूसरी कुकी खाए या फिर एक कपकेक खाए। अगर एक कपकेक खाता है तो उसे 16 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिलेगी, वहीं अगर दूसरी कुकी खाता है तो वहां पे 14 यूटिल्स मिलेंगे। तो 16 बड़ा है इसलिए उसने कपकेक खा लिया। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप पे उसने 14 और 12 को कंपेयर किया, 14 बड़ा था इसलिए उसने कुकी खा ली। अब वो नेक्स्ट यूनिट पे आया, यहाँ पे उसने देखा कि ये क्या हुआ। अब वो एक कपकेक खाता है तो भी उसे 12 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिलेगी और एक कुकी खाता है तो भी 12 की मिलेगी। दिस इज द टाइम जब उसे दोनों इक्वली प्यारे लग रहे हैं, तो इसलिए वो अपने लास्ट 10 रुपीज इन दोनों पे स्पेंड कर देगा। एक कुकी खा लेगा और एक कपकेक खा लेगा और वही पॉइंट होगा उसकी सेटिस्फैक्शन का या फिर उसके इक्विलिब्रियम पे होने का। तो हमें क्या पता चला, हम कब इक्विलिब्रियम पे होते हैं,
जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वन प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द अदर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट। मतलब जब दोनों का रेशियो इक्वल होगा, तब हमारे लिए दोनों कमोडिटीज इक्वली सेटिस्फाइंग हो जाएंगी। उस टाइम पे हम लोग इक्विलिब्रियम पे हो जाएंगे और वो हमारे लास्ट यूनिट्स कंज्यूम्ड होंगे। ठीक है, अब आप मुझसे पूछोगे कि भाई रेशियो तो बाद में भी इक्वल हो ही रहा है, ये 5 और 5 का जो रेशियो इक्वल हो रहा है 5 यूनिट्स ऑफ कुकीज और 4 यूनिट्स ऑफ कपकेक पे। बहुत अच्छा सवाल है। रोहित ये भी ले सकता था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी ना कि सब तुम्हारी तरह अमीर नहीं होते। रोहित के पास थे तो 25 ही रुपए, तो उसमें उसने 2 यूनिट कपकेक के खा लिए, 3 कुकी के खा लिए। अब मान लो कि किसी दिन उसके पास 45 या 50 रुपीज आ जाएंगे, तो उस दिन भाई सोच लेगा कि भाई 4 कपकेक खा लेता हूँ, 5 कुकीज खा लेता हूँ। बैक टू बैक इतना खाएगा तो पता नहीं उसके साथ क्या होगा, बट वो उसकी प्रॉब्लम है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि 2 कमोडिटीज के केस में हम लोग तब इक्विलिब्रियम पे होंगे जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस एक कमोडिटी की दूसरे वाली कमोडिटी के बराबर होगी। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? अगर ये रेशियो एक कमोडिटी का ज्यादा होता दूसरी से, मतलब जैसे मान लो कुकीज का ज्यादा होता कपकेक से, तो क्या होता? तो रोहित को कुकीज ज्यादा प्यारी लग रही होती, वो और कुकी खाता, उससे क्या होता? उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती और वो तब तक खाता जब तक कि उसे वो कुकी कपकेक के बराबर ही अच्छी ना लगने लगे और उसका रेशियो वापस इक्वल पे आ जाता। या फिर सिमिलरली अगर उसे कपकेक ज्यादा पसंद आ रहे हैं, वो उसको ज्यादा खाता रहेगा, मार्जिनल यूटिलिटी कम होती रहेगी और उसी तरह से इवेंचुअली रेशियो इक्वल आ जाएगा। जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम का पॉइंट तो तभी होने वाला है जब ये दोनों रेशियोज इक्वल हो। और इसी कंडीशन को या इसी लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ऊपर वाला क्या था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और ये है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसकी वर्डिंग देखते हैं। Law of equimarginal utility states that a consumer gets maximum satisfaction when ratios of mu of 2 commodities and their respective prices are equal and mu falls as consumption increases. इसके भी कुछ दूसरे नाम है, जैसे कि गॉसिन सेकेंड लॉ ऑफ कंजम्पशन, हमें पता है कि फर्स्ट क्या था, फिर लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब ये ना एग्जाम में इनमें से किसी भी नाम से आ सकता है, तो प्लीज ध्यान रखना। अब हम आ जाते हैं लिमिटेशन ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस पे। एकदम लास्ट कॉन्सेप्ट है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का। देखो हमने पढ़ा था कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, उसके अनुसार हम लोग यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं न्यूमेरिकल टर्म्स में और हमारा यूनिट होगा यूटिल्स। लेकिन जब आप ऐसे मेजर करने की बात करते हो ना, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि ये तो पसंद आने की बात है, एक स्टेट ऑफ माइंड की बात है। किसी को कोई चीज ज्यादा पसंद आई, किसी को नहीं पसंद आई, एकदम एक स्टैंडर्ड मेजर नहीं बना सकते हो ना आप उसको। सेटिस्फैक्शन या फिर यूटिलिटी एक स्टेट ऑफ माइंड है और इसीलिए उसको नंबर्स में या फिगर्स में एक्सप्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बस यही एक लिमिटेशन है इस पूरे यूटिलिटी एनालिसिस की। इजी था ना? चलिए क्विज करते हैं। If marginal utility to price ratio of A is greater than marginal utility to price ratio of B, then to reach the equilibrium position, consumers should A. Stop buying any commodity, B. Buy both the commodities in equal quantity, C. Buy more of A and less of B, D. Buy more of B and less of A. अगर आप वो कंज्यूमर होते तो आप क्या करते? सोचिए और कमेंट्स में आंसर दे दीजिएगा। तो देखते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। पहला हमने सीखा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता है मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। उसके हमने अजम्पशंस देखे थे कि हम लोग यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक रीजनेबल क्वांटिटी ही कंज्यूम कर रहे हैं, वो भी कंटिन्यूअसली कंज्यूम कर रहे हैं और हमारी क्वालिटी नहीं चेंज हो रही है। उसके अलावा कंज्यूमर रैशनल है, उसकी इनकम कांस्टेंट है और कमोडिटी का प्राइस कांस्टेंट है। ठीक है, दूसरा हमने देखा था कि एक कंज्यूमर जिसको अपनी सारी इनकम एक ही कमोडिटी पे लुटानी हो, वो कब इक्विलिब्रियम में होगा? वो तब होगा जब उस कमोडिटी के एक यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी उस कमोडिटी के प्राइस के बराबर होगी। हमने देखा कि ज्यादा या कम होता तो क्या होता है, इवेंचुअली वो दोनों इक्वल पे ही आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आए थे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पे, जो कि 2 कमोडिटीज पे अप्लाई होता है। 2 कमोडिटीज में कब पर्सन इक्विलिब्रियम पे होगा? वो तब होगा जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रेशियो पहली कमोडिटी का और दूसरी कमोडिटी का इक्वल होगा।
लास्ट हमने लिमिटेशन देखी थी कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की, जो कहता था कि यूटिलिटी एक स्टेट ऑफ माइंड है और एक इंसान कैसा फील करता है उसको नंबर्स या फिगर्स में एक्सप्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये हो गई आज की समरी। अब टाइम आ गया है हमारे क्विज के आंसर्स का। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द assumptions of law of diminishing marginal utility, there should be dash between the consumption of one unit and another unit. उसका आंसर होगा नो टाइम गैप। हमने assumptions में पढ़ा था कि हमारा कंजम्पशन कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब बीच में टाइम का गैप नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए आंसर होगा बी। वैसे भी आंसर ऑल ऑफ दिस तो हो नहीं सकता था, तो मोटा मोटी 3 ही ऑप्शन बचे थे हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इफ मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस ऑफ ए इज ग्रेटर दैन मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस ऑफ बी, देन टू रीच द इक्विलिब्रियम पोजीशन कंज्यूमर शुड। आंसर होगा बाय मोर ऑफ ए एंड लेस ऑफ बी। ऑब्वियसली अगर आपको ए से बेटर सेटिस्फैक्शन मिल रही है पर रुपी स्पेंड, तो ऑब्वियसली आप ए ज्यादा खरीदोगे ना, फिर आप बी में पैसे क्यों वेस्ट करोगे, और आप तब तक ए खरीदते रहोगे जब तक कि आपको दोनों से बराबर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। तो ये था हमारा एंड ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच करेंगे। आई होप आप लोग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर नहीं हुए हैं तो आप या तो कमेंट कर दीजिएगा या फिर आप मेल या इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए हैप्पी स्टडीइंग एंड बाय बाय।